हाँ तो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इस वाली वीडियो में कक्षा 10वीं का अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं इसमें कंप्लीट करने वाला हूं। वन शॉट वीडियो बना रहा हूं। देखना बच्चों, चैप्टर 1 जो है वास्तविक संख्याएं, इसका बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं, इसमें दो प्रश्नावलियां हैं आपके पास में, दोनों प्रश्नावलियों को सीक्वेंस में लेने वाला हूं। इसमें अभाज्य गुणनखंड आपको आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड भाज्य संख्याओं का ही होता है, अभाज्य संख्याओं का नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना, क्योंकि प्रश्नावली 1 में हम एलसीएम ही और एचसीएफ ही फाइंड करते हैं। देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। क्वेश्चन जो है वो है फर्स्ट प्रश्नावली 1.1, जो है प्रश्नावली 1.1 की बात कर रहा हूं। 1.1 में देखना बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड खंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देख लीजिए, अभाज्य संख्याओं में चेंज करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है 140। देखिए बच्चों, 140 को हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक पेड़ विधि, मतलब ट्री मेथड। देखना बच्चों, मैं पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। 140, यदि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से विभाजित होता है, और यदि संख्याओं का सम है, 3 का मल्टीपल यानी 3 का गुणज है तो 3 से विभाजित होता है, और 0 और लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित होता है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ 0 है तो 2 अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं। 7 बार जाने वाला है 0 एज इट इज, फिर 0 है लास्ट तो 2 से 3 बार, 6, फिर 1 बचेगा इधर 5 बार, फिर आप 5 से कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, 7 बार, और 7 से 1 बार। क्लियर है? ये अभाज्य गुणनखंड है, और इसी रूप में इसको लिख देना, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये भी आंसर राइट है। और आप चाहे इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 बन गई गुणा 5 गुणा 7। ये भी आपका आंसर राइट है। ये गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखना, इस क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट है। सेकंड जो क्वेश्चन है 516, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है 2825 एंड 5005, एंड जो 5 नंबर का क्वेश्चन है 7429। देखिए बच्चों, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। 156 लास्ट डिजिट 6 है तो हम 2 से भाजित कर सकते हैं। 2 से 7 बार, 1 बचेगा 16, 8 बार, फिर 8 है 2 से भाजित होगा, 2 से 3 बार 6, 1 बचेगा 9 बार, फिर 3 से 1 बार और 3 बार, और 13 अभाज्य संख्या है तो 13 के पहाड़े में ही आता है। तो इसका गुणनफल हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसी आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 3, 8, 2, 5। सबसे पहले देखो, 3 और 8 11 होते हैं, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 का भाजक है क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से कट कर सकते हैं। 1 तिया 3, 2 तिया 6, 2 बचेगा, 7 तिया 21 और 1 बचेगा, 5 तिया 15। फिर 3 से कट किया जा सकता है क्या? 4 तिया 12, बिल्कुल किया जा सकता है। 4 तिया 12, 2 तिया 6, 5 तिया 15। फिर 3 से आ सकता है क्या? 5 और 2 6, 6 और 4, 6 और 4 10 है, नहीं आ सकता 3 से, तो फिर हम डायरेक्ट 5 से करेंगे। 8 बार जाएगा बच्चों, 8 पंजे 40, 2 5 बार, फिर 5 से कर सकते हो आप 1 बार और 7 बार, 17 बचेगा, और 17 से 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड बन सकता है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। कुछ बच्चे मैंने कहा ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। आपका आंसर ये भी राइट है, ये भी राइट है। क्लियर है? इसके बाद इस पर चलते हैं। 5005। सबसे पहले देखिए 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 3 के टेबल की बात करें, 5 और 5 10, 3 का भाजक नहीं है तो डायरेक्ट 5 से चलते हैं। 5 से 1 बार 0 0, फिर 1 बार। अब 7 से जा रहा है क्या? तो चेक भी कर लेते हैं। 7 से 7 एकम 7, 7 से जा रहा है। फिर 3, 7 चौक 28, फिर 30 में से 2 बचे 21, 3 बार बिल्कुल जा रहा है। अब 11 से देखें तो 11 से 1 बार और 3 33 बार, फिर 13। क्यों ना हम एक डायरेक्ट पैटर्न याद कर लें कि अदरवाइज कभी भी आपको बोल दिया जाए कि 1001 का विभाजन किस किस से हो सकता है, तो 7,
गुणा 11 गुणा 13 का मल्टीपल होता है। डायरेक्ट हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आ जाता है 1001 तो हम डायरेक्ट लग लेते हैं 7 के 11 के और 13 के पाड़े में आएगा, और इसका जो गुणनफल बनेगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसी तरीके से यही था ना क्वेश्चन लास्ट, बिल्कुल यही है 7 4 2 8 दोनों। अब इसका देखें तो काफी सारा चेक करना पड़ेगा आपको कि कहां से कहां तक 2 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 13 का नहीं जा रहा, तो 17 का डायरेक्ट इसमें पढ़ा जाता है। 17 का तो 17 से करके देखा हमने, आप सब में चेक करके देखना। 1 17 17 2 17 34 3 17 51 4 17 68 4 17 68 68 में से गया 6 बच गया, 1 17 दिया 51 51, फिर यहां से 51 गया तो कितना बच गया 17 दिया 51, यहाँ 2 था ना 62, बिल्कुल 2 है 51 तो 11 बचा, 17 7 119। फिर यहां देखिए इसमें तो 19 का ही जा रहा है, 1 19 19 2 19 38, और जैसे 38 लिखा तो 5 उधर चल गया 57, 19 दिया 57 होता है, तो बेटा ये 23 के टेबल में आता है। मतलब इसका जो गुणनखंड हुआ है 17 गुणा 19 गुणा 23 हुआ है। ये चेक करना आप, क्योंकि ये किसी में भी नहीं जाता है। फिर उसके बाद में बात करें, इसके अलावा किसी में नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से है, आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पर्सनल उसके वीडियो बनाकर शॉर्ट्स में निकाल दूंगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। हमें यह भी ज्ञात करना है, तो पहले LCM HCF ज्ञात करेंगे, फिर इसको जांच भी करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो पहला संख्या है वो है 26 और 91। देखिए बच्चों 26 और 91 का हम HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ज्यादा से ज्यादा दोनों में किसका एक साथ भाग जा रहा है, किस नंबर का। तो देखिए HCF में नंबर्स को अलग अलग सोल्व कर लो, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों 26 है लास्ट, अंतिम अंक 2 का गुणज है, इसलिए 2 से 13 13 भाज्य संख्या जाएगा। फिर यहां देखें 9 और 1 है, तो 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से जा रहा है। 1 7 7 17 तिया 7 तिया 21, फिर 13 से। अब यहां देखें तो 26 का जो गुणनखंड हुआ है वो 2 गुणा 13 हुआ है बेटा, और 91 का जो गुणनखंड हुआ है 7 गुणा 13। क्या कॉमन आ रहा है, मतलब ये एक साथ 13 के पाड़े में आ सकते हैं। देखिए तो यहां पर लिख देंगे HCF किसका 26 व 91 का जो होगा वो होगा 13, ये इसका HCF का आंसर है। LCM की बात करें, LCM को 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम। देखिए मैं थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर रहा हूं, 2 तरीके से, मतलब यहां मैं पहले से निकाल देता हूं। LCM का जो मान होगा, जो कॉमन आया है उसको एक बार लीजिए, बाकी जो नंबर है उनको डायरेक्ट लिख दीजिए। तो मैं इसको यदि मैं कैलकुलेट कर दूं तो LCM ये भी होगा, ये ध्यान रखना। 1 14 14 2 14 28 3 14 42 के 2 हासिल के 4 14 और 4 18 182 हमारा LCM आने वाला है। देखिए कुछ ये यदि MCQs में आ जाता है तो आप इजीली कर लेते हैं, बाकी यदि सॉल्व करना है तो 26 और 91 को एक साथ हल किया जाता है अभाज्य गुणनखंड। देखना आंसर हमें पता चल चुका है, वही आएगा। हम 2 से करते हैं, इसमें जाने वाला है, इसमें नहीं जाने वाला है। फिर हम करें 7 से, तो 13 में नहीं जाने वाला है, इसमें 13 में। फिर 13 से, तो हम देखें यदि मैं कहूं LCM किसका है 26 व 91 का, तो क्या बन रहा है 2 गुणा 7 गुणा 13। तो यहां पर 14 गुणा 13, जब 14 गुणा 13 बन गया तो कंफर्म 182 बनेगा, अभी तो गुणा किया। क्लियर है। अब हमें इसकी जांच भी करनी है, तो आप जांच करनी है, स्लाइड थोड़ा ऊपर करते हैं तो जांच भी कर लेते हैं। देखना जांच करते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के। ये कंसेप्ट हमें ध्यान भी रखना है, ये सिर्फ 2 संख्याओं पर ही लागू होता है बच्चों। देखना दोनों संख्याएं हमारे पास में है 26 गुणा 91, और जो HCF है वो आपका है 13, और जो
एलसीएम है वो 182 यानी 182। यदि इसको गुणा कर देते हैं हम तो देखना नॉर्मली एक को यदि मैं किसी नंबर से गुणा करता हूं तो वही संख्या आती है। 9 से गुणा कर दो, 9 छंग 54 का 4 हासिल के 5, 9 दुआ 18, 18 और 5 23, तो मतलब हमारा बन जाता है 6632, मतलब 2366 हमारे गुणा करने पर आता है। इसको डायरेक्ट गुणा करते हैं, देखना 13 दूनी 26 का 6 हासिल का 2, 13 अट्ठे की बात करें तो 13 अट्ठे कितना होता है 91, 13 अट्ठे होता है 104, 13 अट्ठे 104, 13 सत्ते 91 होता है, 104 और 2 106 का 6 बच्चों 10 हासिल के, एक 13 13 13 और 10 कितना बन गया बेटा 23। तो क्या ये बराबर आता है? तो हमारी जांच सक्सेसफुल हो गई कि LHS मतलब बायां भाग दाएं भाग के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था, हमें बताना था, हैंस प्रूफ। यही फॉर्मेट हम इसके बाद वाले क्वेश्चंस पर भी अप्लाई करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92 मतलब 92 के लिए चेक करना है। HCF चेक करेंगे तो अलग अलग हम सॉल्व करेंगे नंबर को, 2 से जाने वाला है दोनों में, 2 से देखो 2 4 4 आता है, 5 नहीं आता, तो कितना बचा 1, इसके साथ लिया 5, फिर 11 में से 1 गया, इधर एक 5, फिर आप देखो इसको तो ये 3 से कटेबल है। क्यों कटेबल है? क्योंकि मैंने सम किया 2 और 5 7 7 5 12 12 3 के टेबल में आता है। तो हम देखना बच्चों 3 से करते हैं, 8 चौक 24, 5 दिया 15, फिर 5 के टेबल में आएगा 17 बार, फिर 17 के टेबल में 1, मतलब 510 का जो गुणनखंड है भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 बन गया। और 92 का भी निकाल लेते हैं। 2 से गया 4 बार 6 बार, फिर 2 से गया 23, फिर 2 से कहें हम, 2 से नहीं जाएगा 23 से जाएगा क्योंकि भाज्य संख्या है, तो इसका बन गया 2 गुणा 23। अब देखिए हम तो सिर्फ इन दोनों में जो कॉमन है, जो सेम मान है वो है 2, तो इनका जो HCF हो गया वो 2 हो गया बच्चों। एलसीएम की बात कर रहे हैं, एलसीएम में दोनों संख्याओं को साथ सॉल्व कर ले या फिर जो कॉमन है उसको वन टाइम और बाकी सबको कैलकुलेट कर दे, एलसीएम मिल जाता है। नहीं भी आए तो हमारे पास फॉर्मेट है, दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। 2 से किया 255 और इसको किया 46, फिर 2 से किया, ये तो जाने वाला नहीं है बट ये जाने वाला है, फिर 3 से करते हैं, 8 चौक 24, 5 दिया 15, फिर बात करें 5 से तो 17 बार और 23, फिर 17 से जाने वाला है एक बार 23, और फिर 23 से जाने वाला है। आप देखिए ध्यान से तो 2 बार है, देखना 1 और ये 2, 3 वन टाइम है, 5 वन टाइम और 17 और 23, यही नंबर हमें एलसीएम में मिला है। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। देखना इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ा हम आसान तरीके से ही करेंगे, इजीली बना देता हूं मैं। देखना 2 दुआ 4, 4 दिया 12, 12 पंजे 60। बेटा देखना 60 को मैं 17 से गुणा करूं तो 0 को ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। अब करूं मैं, देखना 6 सत्ते 42 का 2, डायरेक्ट या फिर 17 से गुणा कर देते हैं 6 को, तो 17 पंजे 85, 17 102, तो यहां पर बनेगा 102, यानी 1020 गुणा अभी 23 बाकी है। तो मैं 23 से गुणा करता हूं, तो 23 से गुणा करें तो 0 ऐसा का ऐसा, 23 दूनी 46 के 6 हासिल के 4 ऐसा का ऐसा 23, मतलब कितना बनने वाला है 23,460 इसका एलसीएम होगा। अब हम इसकी जांच करें, थोड़ी स्लाइड ऊपर करते हैं और जांच करते हैं। मैं जांच में फॉर्मूला आपको पता है जो क्वेश्चन में दिया है, दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या कितनी है 510 गुणा, आप यहां लिख लेंगे उनको, और एलसीएम कितना आया है 2, HCF 2 है और एलसीएम है 23,460। अब मैं इनको गुणा कर देता हूं, तो गुणा करना है तो वो भी आसान करते हैं हम। इधर देखना 0 ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, और 51 से यदि मैं 2 बार टेबल बोलता हूं तो यदि 50 होता तो 100, 100 और 2 102 का 2 हासिल का 10 बनता, क्लियर है। और यदि 5 होता तो 45, 45 और 9, भाई 45 और 9 ये इतना बन जाता। यदि 90 इससे गुणा करता
डायरेक्ट कितना बन रहा था 45, 5 51 से गुणा करो 9 को तो कितना बनेगा 459 बनेगा। 459 और 10 469। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 6 9 और 2 0, ये गुणा करने पर आने वाला है। 2 से इधर गुणा करते हैं 0, 12 के 2 हासिल का 1 8 और 1 9, फिर 6 और 1 4। देखो आप दोनों के मान कैसे आ गए बच्चों, बराबर आ जाते हैं जैसा हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में करा था। बट ये ध्यान रखना जो मैं करवा रहा हूं एक बार आप खुद भी करना बिना देखकर, फिर उसको मैच करना। यदि आपकी नॉर्मल गुणा करने में कोई मिस्टेक हो रही है तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि मोस्टली जो बच्चों की कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होती है, जांच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो गुणा करने में गलती कर देता है। तो आप एक बार ध्यान रखें क्वेश्चन को जितना हो सके स्लो करें, ठीक है। स्टार्टिंग में आप स्लो स्लो करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलें। थर्ड जो क्वेश्चन है वो देखना बच्चों 336 और 54 है। 336 और 54 यानी 54। देखना बच्चों इसका HCF निकालते हैं पहले। तो 336 और 54 को अलग अलग ले लेते हैं। यदि मैं कहूं ये 2 के पहाड़े में आएगा, क्योंकि 6 लास्ट ये भी 2 के पहाड़े में आएगा, एक बार जाएगा फिर एक बचेगा, 6 बार 12 13 तो आ नहीं सकता, फिर एक इधर 8 बार, फिर 2 से 8 बार, 4 बार, फिर 2 से 4 और 2, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार। ये इसका गुणनफल बन गया। यहां से 2 बार 7 बार 27, फिर 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। यहीं से देखो मैं तो क्या क्या इसमें सेम है, 3 भी है और कुछ भी समान नहीं है, तो 2 और 3 है। तो मैं इसका एचसीएफ क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 3, मतलब किसके टेबल में एक साथ होंगे ये 6 के पहाड़े में इसका एचसीएफ होगा 6। एलसीएम की बात करें, एलसीएम तो देखना बच्चों इसका 336 यानी 336 और 54 की बात कर रहे हैं। एक साथ किसके पहाड़े में आ रहे हैं, 2 के में नहीं भी आ रहे हो ना, तो जिसमें 2 का जा रहा है उसको हम हल करते हैं। फिर देखते हैं इसका, देखें हम तो 1 6 8 और इसका 27, फिर यहाँ 2 से जाने वाला है 84 और 27 सेम, 2 में नहीं जाने वाला है, फिर 2 से 42 27 सेम, फिर 2 से 21 27 सेम। अब दोनों में 3 का जा रहा है, ये 7 बार और ये 9 बार, फिर 3 से 7 इधर 3, फिर 3 से 7 इधर 1 और फिर इधर 7 से फिर 1 1 मिल गया। एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 बन जाता है। अब इसको कैलकुलेट करना है, थोड़ा आसानी तरीके से ही करते हैं हम। 2 दुआ 4 दुआ 8 दुआ 16, यहाँ 16 अब इधर देखना 3, इसको तो मैं 16 या 48 भी कर देता हूँ, 16 या 48 थोड़ा और इजी बनेगा। 48 को मैं 3 से गुणा करूं, देखना बच्चों 48 को मैं 3 से गुणा कर रहा हूं, तो 3 से जिससे गुणा किया 24 के 4 हासिल के 2, 12 और 2 14, 144 गुणा यहां पर 21 बच गया। 21 को गुणा करना आसान है 144 से, 21 चौक 84 के 4 हासिल के 8, 84 और 8 92 92 हासिल का 9, 21 और 9 30, मतलब 3024 हमारा इसका गुणनफल होगा। आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कीजिए, आप पीछे से कीजिए आगे से कीजिए, गुणा में कभी भी हम किसी भी अंक को जो उसकी पोजीशन होती है उससे यदि पीछे भी रख देते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो भी आंसर हमारा समान होता है। अब हम जो जांच कर रहे हैं वो जांच देखना, जो नंबर है उसको ध्यान में रखना। 336 जांच कर रहे हैं और है 54, इनका गुणनफल बराबर होगा 6 गुणा 3024, जो एचसीएफ है और एलसीएम है, और ये फर्स्ट संख्या है सेकंड संख्या का गुणनफल है। क्लियर है, यही जांच करना है। तो 54 से हम 336 को गुणा करते हैं बच्चों। तो देखना 336 को मैं 54 से गुणा कर रहा हूं, तो 4 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 4 तिया 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1, 12 और 1 13, 5 अंक 30 का 0 हासिल का 3, 15 15 और 3 18 के 8 हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16, आंसर बन रहा है 4 4 11 का 1 हासिल का 1 8 और 1,
कितना बन गया 1 8 1 4 4। क्या ये भी गुणा करने पर आता है क्या? 6 से तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 12 और 2 14 का 4 हासिल का 1, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा 18। क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो ये हैंड्स प्रूफ हमने ये कर लिया। तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पर। कुछ इस तरीके का ही है, देखना, समझना और सीखना। क्वेश्चन नंबर 3, यदि मैं देखूं तो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, 12 15 और 21। देखना बच्चों, इनको एक साथ हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF का तरीका तो अभी जस्ट सीखा है। HCF में अलग अलग सोल्व कर दो, 12 को अलग कर दो, 15 को अलग कर दो, 21 को अलग कर दो। 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। इसको गुणनखंड इसका भी कर देते हैं, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। इसका भी कर देते हैं 3 से 7 बार, 7 से 1 बार। तो देखिए 12 के गुणनखंड बना 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 का बन गया 3 गुणा 5, और 21 का बन गया 3 गुणा 7। हम लिख भी सकते हैं इसको 2 गुणा 2 गुणा 3, और फिर 15 को लिख दिया 3 गुणा 5, और लिख दिया 21 को 3 गुणा 7। अब इसमें देखें तो कॉमन क्या है? सिर्फ 3 कॉमन है, सब में आ रहा है 3। तो इसका जो HCF है वो 3 बनेगा, तीनों का मिलाकर एक साथ। मतलब यहाँ HCF ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, 15 और 21 का जो है ये बनेगा। LCM की बात करूं, LCM, तो LCM में तीनों को एक साथ सोल्व कीजिए। तो 12 15 और 21। देखना 2 से 6 बार 15 और 21 ऐसा का ऐसा, फिर 2 से 3 बार 15 और 21 ऐसा का ऐसा, फिर 3 से 1 बार, 5 बार और 7 बार, फिर 5 से कर देंगे हम 1 बार 7 बार, और फिर 7 से कर देंगे 1 1 1 बन जाता है। तो इसका जो LCM होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बन गया बच्चों। अब देखना है यहां पर 2 2 4 4 तिया 12 12 पंजे 60। 60 को यदि मैंने ये गुणा कर लिया, 60 को 7 से 7 6 42 और 0 ऐसा कैसा, ये मतलब LCM हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके से इसके बाद वाले क्वेश्चन पर भी चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड जो है वो है 17 23 और 29। बेटा देखो ये तीनों ही पहले से ही दिया गया है कि अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 17 सिर्फ 17 के पहाड़े में आती है, यानी इसका गुणनखंड क्या बन सकता है? यदि मैं कहूं तो 17 गुणा 1, क्योंकि 1 के पहाड़े में तो आएगी। इसका भी बन सकता है 23 गुणा 1, इसका भी बन सकता है 29 गुणा 1। तो देखो इसमें कॉमन ही क्या मिल गया? 1 के पहाड़े में आ रही है, तो HCF तो सीधा ही मिल गया आपको 1। और LCM की बात करें तो तीनों को गुणा कर दो LCM, क्योंकि 23 17 17 के पहाड़े में आएगा, और 23 23 के पहाड़े में आएंगे, और 29 29 के पहाड़े में आएगा। तो तीनों का अलग अलग सोल्यूशन भी करेंगे तो 17 23 और 29 बन जाएगा। अब गुणा करते हैं, 17 तिया 51 का 1 हासिल के 5, 1 17 17 2 17 34 34 और 5 39, यानी 391 गुणा 29। अब 29 को गुणा करना जिसको नहीं आता नो प्रॉब्लम, मैं एक आसान तरीका बताता हूं आपको। 29 किसके समय पे 30 का टेबल सबको आता है, सबको आता है 3 का, जिसको आता है इसको 30 को भी आता है। तो मैं यदि 30 से गुणा करता तो कितनी बनता 30, लेकिन 29 से 1 कम कर दो 30 का, तो 9 हासिल कर दो, बच गया। 30 से गुणा करता कितना बनता 270, यानी 270 मतलब 29 का 30 का बोल दिया मैंने 270। 9 कम कर दो उसमें, क्योंकि 9 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 9 कम कर दो। 270 में 9 कम कर दिए तो 261 बन जाता है। तो 261 में कितना हासिल आया था 2, यानी 263 का 3 हासिल के 26 बन गए 26। अब देखना 29 को 3 बार करते हैं हम, तो 29 30 को करते हैं तो 90 बनता है, 90 में 3 कम कर दो 87, 87 को इसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 7 और 6 13 के 3 हासिल का 1 10 और 11 1 1 3 3 9 हमारा आंसर है। इसके बाद वाले क्वेश्चन का भी चेक कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी का थर्ड, जो कि काफी आसान है। 8 9 और 25। बेटा यदि मैं HCF ज्ञात करूं तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं। 8 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 मेथड देखे तो, और 3 3 3 गुणा 3, और 25 को 5 गुणा 5। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो 1 के मल्टीपल तो सभी है, 1 से गुणा तो कर सकते हैं, तो HCF तो 1 बन गया। तो
एलसीएम की बात करें तो एलसीएम निकालना है, और कुछ भी आ रहा है क्या? 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 बनेगा, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, मतलब सारे ही नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 8 गुणा 9 गुणा 25। तो देखना कितना आसान बना देते हैं। 8 को मैं यदि 25 से गुणा करूं तो 200 गुणा 9, और यदि 2 को 9 से गुणा करो 18 00 1800 आंसर। क्लियर है बच्चों? बस तरीके से करना है, आप कैसे भी कैलकुलेट करो, कैसे भी गुणा करो, गलती नहीं होनी चाहिए, वो आराम से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 वही आधारित है एचसीएफ एलसीएम का ही, जो दो पदों को गुणा करने पर रिजल्ट मिलता है। काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट है, हर बार आने के चांसेस भी होते हैं। एचसीएफ 306 और 657 का जो है 9 है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है इसी का 657 का। देखना बच्चों, हम जानते हैं, हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होता है एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रथम नंबर 306 गुणा द्वितीय नंबर सेम है दोनों के, एचसीएफ 9 दे रखा है, एलसीएम निकाल सकते हैं आसानी से। अब 9 गुणा में है, यदि कभी भी गुणा में कोई संख्या हो और उसे दूसरी तरफ भेजना हो तो वो भाग में जाती है, तो डायरेक्ट भाग में चली जाती है। 306 गुणा 6 5 7 बटे 9 बन गया बच्चों एलसीएम। समझना बेटा, 9 से ये कट रहा है, काट सकते हो। यदि 9 से नहीं काटना आ रहा तो 3 से काट लो। 3 से कट गया ये, एक बार 0 और 2 बार, फिर 3 से, 3 तिया और 4 तिया, 34 गुणा 6 5 7 34, 4 से गुणा करो, 28 के 8 हासिल के 2, 20 और 2 22 के 2 हासिल के 2, 24 और 2 26 गुणा 21 का 1 हासिल का 2, 35 और 2 37 के 7 हासिल, अच्छा 3 से कर रहे हैं ना, 21 का 1 हासिल के 2, 15 15 और 2 17 का 7 हासिल का 1, 18 और 1 19, 8 3 13 के 3 हासिल का 1, 10 और 1 11 12, 12 के 2 हासिल का 1। आंसर बन गया एलसीएम 2 2 3 3 8, इसका एलसीएम होगा, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छे से समझना, ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कभी कभी डायरेक्ट 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको विद कारण बताने वाला हूं ऐसा होता है। यदि देखना, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या, समझना n एक प्राकृत संख्या है यहाँ, और प्राकृत संख्या आप सब जानते हैं, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 और कंप्लीट नंबर, ठीक है। उसके बाद में कहें संख्या जो है वो है 6 की घात n, अंक 0 पर समाप्त होती है। अंक 0 पर मतलब ये संख्या जो है किस पर समाप्त हो? 0 पर समाप्त हो। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मान रख के आपको प्रूफ कराता हूं, फिर उसका कारण बताऊंगा बेटा। देखना, यदि n बराबर 1 रख दे हम, यदि, तो संख्या बनेगी 6 की घात 1। तो 6 की घात 1, 6 ये क्या 0 पर समाप्त हुई है क्या? लास्ट अंतिम अंक 0 है क्या? नहीं है, समाप्त होती है क्या? तो 6 पर समाप्त। यदि मैंने n बराबर 2 रख दिया, यदि, तो भी 6 की घात 2 का मतलब होता है 6 गुणा 6 मतलब 36। क्लियर है? फिर यदि मैंने n बराबर 3 रख दिया, तो देखना संख्या 6 की घात 3 मतलब 3 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 का क्यूब हमें पता है 216 होता है। क्या अभी भी 0 आया? अंतिम अंक पे 6 6 6 6 6 मिलता है। अब इसका कारण बताता हूं मैं आपको। देखना बच्चों, कभी भी जो आधार है संख्या का, उसका गुणनखंड देखना, उसके गुणनखंड आपको पता चल गया। यदि गुणनखंड में 2 और 5 मिल जाता है साथ में, 2 गुणा 5, तो उसका जो अंतिम अंक होगा वो 0 होगा। जैसे कि सपोज कभी कभी ऐसा आ जाता है 6 की घात n गुणा 5 की घात n, क्या अंतिम पर सप्त होगा? बिल्कुल होगा। जब आधार अलग अलग हो, घाते सेम हो, तो आधार गुणा हो जाते हैं, 6 गुणा 5 और घात वही रहती है, तो 30 की घात n। अब आप n का मान कुछ भी रखोगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 और 5 कैसे मिले देखना, क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3 होता है, तो 2 यहां से दिख गया और 5 यहां से दिख गया, साथ में गुणा में था।
तो ये तो हो सकता है अंतिम अंक पे, लेकिन ये नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः संख्या 6n का जो गुणनफल कितना है, 2 गुणा 3 की घात n है, यह, यहां लिख देंगे, यह किससे भाजित नहीं है, 5 से भाजित नहीं है, 2 से तो है, यह 5 से विभाजित नहीं है, इसलिए अंतिम अंक 0 नहीं होगा। यदि आप आधार का गुणनफल करोगे, यदि 2 गुणा 5 मिल जाता है तो वो अंतिम अंक 0 होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं। सिर्फ 2 और 5 देखना है आपको, 2 और 5 है, चाहे उसके साथ 3 है चलेगा, 5 है चलेगा, 4 है चलेगा, मतलब सब कुछ चलेगा, लेकिन 2 गुणा 5 होना जरूरी है। ये पद होना चाहिए उसके अंदर, 2 गुणा 5। यदि होगा तो वो 0 पर समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। समझना बच्चों, बढ़िया आसान मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, व्याख्या कीजिए 7 गुणा, में यहां लिख देता हूं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और एक और दे दिया है इसमें 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5 भाज्य संख्या क्यों है। बेटा भाज्य संख्या की डेफिनेशन मैंने संख्या पहले बता रखा है, पहले सिखाया हुआ है, इससे पहले जो वीडियोस, काफी सारी वीडियो डली हुई है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो डाल भी दूंगा। यदि किसी बच्चे को संख्या की नॉलेज नहीं है तो वहां डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, या प्ले लिस्ट के अंदर बेसिक मैथ्स के अंदर मैंने ये पढ़ाया हुआ है। तो देखना बच्चों, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या होती है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो यहां देखते हैं क्या इसमें 2 से ज्यादा बन रहा है क्या, देखना। तो यहां से मैं देखूं तो 13 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो 7 गुणा 11 प्लस का 1 बचेगा, 13 इधर से बाहर 13 इधर से बाहर, 1 बचेगा। अब यदि मैं चाहूं तो इसको यहाँ गुणा 1 भी लगा सकता हूं ना, तो 3 गुणनखंड हो गए, एक ये और एक ये और एक ये, जिसमें भी मैं बता सकता हूं ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 3 गुणनखंड मिल गए। लेकिन हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं इसको, 77 प्लस 1 गुणा 1, तो ये बन सकता है 13 गुणा 78 गुणा 1, ये भी हो गए। यहां पर भी बता सकता हूं, लेकिन मैं 78 के भी तो गुणनखंड कर सकता हूं ना, 78 गुणा 2 से गया 3 बार, और फिर 18 9 बार, फिर 3 से गया 1 13, तो मतलब 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 है, तो 13 की घात 2 गुणा 3 भी बन गया। तो यहां देखो गुणनखंड क्या है, 2 से ज्यादा है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। ये भाज्य, जो भी रिजल्ट आएगा ये भाज्य होगा। इसकी बात करें तो इसमें भी 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, और 1 यहाँ। अब यहां पर भी मैं गुणा में 1 लगा सकता हूं, और यहां पर भी लिख सकता हूं कि इसके 3 गुणनखंड है, इसलिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। लेकिन हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं इजिली। 7 6 42, 42 ये 42 बन गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 बन गया। हम थोड़ा इसको आसान करें क्या, 24, चलो ऐसे कर लेते हैं, 42 गुणा 24 प्लस 1, तो हम यहाँ गुणा कर लेते हैं 5, 24 को करते हैं 24 दूनी 48, 48 का 8 हासिल के 4, 24 चौके 96, 96 और 400 प्लस 1, तो बन गया 5 गुणा 1009 गुणा 1, तो ये 3 गुणनखंड हो गए। तो यहाँ लिख सकते हैं, जो भी कैलकुलेट करोगे वो क्या आएगी, एक भाज्य संख्या। ठीक है, इस तरीके से हम बताते हैं 3 गुणनखंड, मतलब एक का तो गुणनखंड होगा इसी, इस नंबर का भी होगा, इससे भी होगा। क्लियर है, ये एक भाज्य संख्या है। सिर्फ ये बताना है, जिस ऐसी संख्या है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती है, और जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब खुद से भाजित हो या 1 से भाजित हो, तो उन संख्याओं को अभाज्य कहते हैं, और जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है उसे भाज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, खेल के मैदान मतलब वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार हम बता देते हैं पहले, ये वृत्त बन जाता है, ये बन गया, ये बन गया वृत्त। अब देखना बच्चों, इसमें बोला गया है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, मतलब सोनिया जैसे मैंने कहा यहां से स्टार्ट होती है,
कौन? सोनिया। इस पूरे मैदान का इसने एक राउंड किया, कितने टाइम लगा? 18। कितना टाइम लगता है? 18 मिनट इसको लगते हैं, सोनिया को। और फिर आगे देखना, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इस मैदान का ही एक चक्कर लगाने में रवि को कितना टाइम लग रहा है? रवि को 12 मिनट। समझना आगे क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से स्टार्ट हुए, मतलब सोनिया यहां से तो रवि भी यहीं से है, 12 मिनट लग रहे हैं। तो आगे देखना, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो प्रारंभिक स्थान तो फिक्स हो गया ना कि यहां पर मिलना है, ये प्रारंभिक स्थान है, प्रारंभिक स्थान। अब यहां पर आकर कब मिलेंगे? तो सबसे अच्छा रीजन बताता हूं मैं आपको। बड़े वाले नंबर को उसके गुणांक चेक करो। 18, 1 18, 18, 2 18, 36। 36 के बारे में आता है क्या? 18 तो नहीं आता, 36 आता है बिल्कुल। ये दूसरे राउंड में 2 राउंड तो किसके? सोनिया के होंगे, और ये 36 पर मिल जाएंगे, 36 मिनट पर। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, टाइम पूछता है, तो दोनों का एलसीएम याद कर लेंगे हम। 12 और 18 इनका एलसीएम निकाल सकते हैं आप। 2 के टेबल में आता है, सभी देख सकते हैं, 6 बार 9 बार, फिर 2 के टेबल में 3 बार और 9 ऐसे कैसे ही, फिर 3 के टेबल में 1 और 3, फिर 3 के टेबल में। यदि मैं इसको गुणा करता हूं तो 36 बन जाता है। 2 2 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36। इसका आंसर आ जाता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 36। इनका एलसीएम जो होगा, यानी 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे एक साथ। भाई रवि तो एक राउंड गया, दूसरा करेगा 24 और तीसरा कर लेगा। मतलब सोनिया जब तक 2 राउंड करेगी, सोनिया के 2 राउंड होंगे, तब रवि 3 कर लेगा और दोनों एक ही स्थान पर आ जाएंगे। इसके बाद में जब ये 4 करेगा तो 6 कर लेगी दोबारा। इसके आगे वाले पर 72 पे मिलेंगे, 72 मिनट पर। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। बट अभी हमने कहा ये 1 शॉट है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो 1.2 है उसको भी साथ में लेने वाला हूं। समझना इसका लॉजिक। यदि कोई भी संख्या, ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेने वाला हूं, समझना, प्रश्नावली 1.2 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 3 है लेकिन बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। समझना, क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिएगी रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो जो अपरिमेय संख्या, रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ये हमें सिद्ध करना है। तो मैंने माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। समझना बेटा, यदि मैं परिमेय संख्या मान लेता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं p बटे q के रूप में। किसको? रूट 5 को। यदि मैं कहूं रूट 5, यहां p और q क्या है तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, p व q एक सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य, या भाज्य भी कह सकते हो, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या की खासियत ये है कि दोनों एक साथ, सिर्फ इनमें कॉमन जो होगा वो एक ही होगा। इनका मासा जो होता है एक, मतलब एक के टेबल में ही आएगी दोनों संख्या। यदि ये इससे ज्यादा बड़ी टेबल में आ जाती है तो ये बन जाती है एक अपरिमेय संख्या। तो देखना बच्चों, मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। देखना, मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, तो p बराबर क्या है? रूट 5 q बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों पक्षों का यदि वर्ग कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखना बच्चों, यदि मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं तो इधर p का होल स्क्वायर बनेगा और इधर रूट 5 q का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब सेपरेट, p का स्क्वायर है तो p स्क्वायर, रूट 5 का है। जब भी किसी रूट वाली संख्या का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 5, और q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो p स्क्वायर है वो भाजक किसका है? 5 का। यानी p स्क्वायर का जो भी मान होगा वो किससे भाजित हो सकता है? यदि हम इसको थोड़ा छोटा कर लें, इस साइड पर बढ़ाते हैं, देखना, यदि हम कहें जो p स्क्वायर का जो भाजक होगा वो सारा क्या होगा? p का भाजक। तो हमारी बुक में 1.2 प्रमेय जो बता रही है, ये थोड़ा, तो देखना, यदि कोई p स्क्वायर का भाजक है तो वो p का भी भाजक होगा। हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे p स्क्वायर का विभाजक या भाजक जो है वो क्या है? 5। तो p भी किसका भाजक होगा? 5 का विभाजक होगा, या विभाजन होगा, विभाजन भी हो सकता है, यानी भाग जा सकता है p में। तो देखना, मैं यहां p बराबर 5 का ही ले रहा हूं और कोई अदर कांस्टेंट ले रहा हूं, r ले लिया मैंने। यहां r एक नियतांक है, नियतांक
जो एक वास्तविक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या जो भी हो, वास्तविक संख्या या हम कहें प्राकृत संख्या, कोई सी भी संख्या हो, समझना। तो यदि मैं यहां किसी का मान रखूंगा प्राकृत संख्या में, जैसे 1 रख दिया तो 5 बनेगा, 2 रखूंगा 10 बनेगा बनेगा। अभी यदि मैं यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो 25r², दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समझना बच्चों, इसको मैं इधर ले रहा हूं। यदि मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 बोल दिया। समीकरण 1 और 2 से देखो तो यहां समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से यदि मैं देखूं तो यहां पर p² बराबर ये है, तो 5q² बराबर क्या बन गया बच्चों, देखो 25r²। ये 5 गुणा में बटे में जाएगा, तो मैं यहीं से कट कर देता हूं, 5 बार तो q² बराबर क्या बन गया, 5r²। यदि मैं कहूं जब p, यहां से देखना p² का विभाजक क्या है, 5, और यहां पर देखो q² का विभाजक भी क्या है, 5, ये विभाजन हो सकता है, तो हम यहां लिख देते हैं q² का विभाजन क्या है, 5, तो q का भी कितना होगा, विभाजन 5 होगा। ये प्रमेय जो है 1.2 है आपकी बुक की, विभाजन होगा। और 1.1 प्रमेय गुणनखंड विधि के बारे में बताया गया है। तो देखना 1.2 q का विभाजन 5 है, यहां भी विभाजन 5 है और p का विभाजन भी 5 है, तो हम कह सकते हैं p तथा q का विभाजन कैसा है, दोनों का विभाजन 5 होने के कारण यह एक सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। और जब सहभाज्य संख्या नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि यह क्या होगी, इसके बाद में इसका रीजन यहां लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है, ऐसा का ऐसा ही हम इसके बाद वाला पार्ट भी करते हैं, समझना। इसको अब सीधा लेंगे हम, ताकि बस इतना सा ही चेंज करेंगे हम कि जहां √5 था वहां रूट जो आगे वाला क्वेश्चन है उसको ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 का एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम किस तरीके से सोल्व कर देंगे, वहां विरोधाभास होगा। तो देखना ऐसा क्वेश्चन मैं 9th क्लास में भी देखा था, 1.4 का शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन था, √π, वो पाई वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, तो देखना सिद्ध कीजिए, तो 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो मैंने इसको सबसे पहले मान लिया, माना ये क्या एक परिमेय संख्या है, तो हमने लिख दिया 3 + 2 √5 एक माना क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझना बच्चों, ये हमने माना, तो मैं 3 + 2 √5 को क्या लिख सकता हूं, p/q लिख सकता हूं। और जब इसको p/q लिख सकता हूं तो समझना, ये मैंने 2 √5 ऐसा का ऐसा लिख दिया, 5/q माइनस का 3 ट्रांसफर किया। एलसीएम ले लेता हूं इधर, तो 2 √5 बराबर 5 माइनस का 3q, क्योंकि एलसीएम लेते हैं, q से q कटेगा तो p आएगा, 1 से गुणा कर देंगे, यहां हर में 1 नहीं, q नहीं है तो q को भाग देंगे 1 से, तो q ही बचेगा, q को 3 से गुणा कर दिया, फिर लड़ा दो और मुस्कुरा दो वाला चिन्ह ले लीजिए आप। तो देखना अब यहाँ 2 गुणा में बटे में आएगा, √3 √5 बराबर क्या बन गया, p - 3q बटे 2q बन गया बच्चों। अब आप देखो इधर जो भी संख्या है p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, समझना अच्छे से। जब ये सह अभाज्य संख्या है तो इनका एचसीएफ 1 होगा, मतलब ये तो सारी p/q के रूप में, तो हम लिखेंगे अतः p - 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p और q सह अभाज्य संख्या है और 3 और 2 एक पूरा कंप्लीट मान है। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और समझना, अपरिमेय
कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता, परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, मतलब विरोधाभास हुआ है। तो हम लिखेंगे यहां पर परिमेय तथा अपरिमेय परिमेय यहां लिख देते हैं का विरोधाभास होने के कारण 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। और यदि आपको ये कारण लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको एक पैटर्न मैंने भी बताया √5 को, तो फिर हम क्या करेंगे, एक √5 को लेंगे और बता देंगे एक अपरिमेय संख्या। समझना, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को किया था। जब वो √5 एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या को गुणा करो या जोड़ो, वो पूरा अपरिमेय बन जाता है। तो आप वो भी लिख सकते हो, √5 को पूरा सिद्ध करके फिर लिख दोगे आप 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से गुणा किया जाए या जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वो पूरा रिजल्ट जो मिलता है वो अपरिमेय मिलता है। ये हम 9th क्लास के चैप्टर में भी सीखा था, 9th क्लास में पढ़ा था हमने चैप्टर 1 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा एग्जाम्पल भी है, आप उसको भी देख सकते हैं, आपकी बुक का ही है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों 3 क्वेश्चन है, तीनों ही सेम है। फर्स्ट 1/√2, इसको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या। तो मान लीजिए, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय, जब ये परिमेय है तो मैंने इसको p/q के रूप में लिख दिया 1/√2। यहां पर p और q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य मतलब इनका जो HCF होगा, HCF वो कितना होगा बच्चों, 1 होगा। समझना, जब इसका तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मैं p√2 बराबर q लिख सकता हूं। दोनों पक्षों का वर्ग करूं मैं तो p² मिलेगा बराबर q²। यहां लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसा पहले किया था। बस यहां देखना q को पहले बताते हैं। q जो है 2 का अविभाजक होगा, तो कर लिख देंगे q² 2 का विभाजन है, अतः q भी 2 का विभाजक होगा। तो हम लिख सकते हैं q बराबर 2r लिख लिया, ये समीकरण नंबर 1। अब देखना, इसको समझते हैं। तो ये q 2r, यहां r एक नियतांक है, नियतांक मतलब कोई नंबर है, कांस्टेंट है, समझना। तो हमने यहां दोनों पक्षों का फिर से स्क्वायर किया तो 4r² बनेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब ध्यान से देखिए, जैसे मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो q² बराबर 4r² था। अब समझना, q² का मान यहां से देखो, समीकरण इसको 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से हम ये पाते हैं कि जो है यहां 2p² बराबर क्या बन गया, 4r²। तो 2 से 4 2 बार, तो p² बराबर 2r² बन गया। तो p² 2 का विभाजक हुआ, नहीं हुआ, विभाजन हुआ, 2 का विभाजन होगा, तो p भी 2 का विभाजन होगा। जब p² और q² या q और p भी जब 2 का विभाजक है तो HCF कितना मिल गया, HCF कितना मिल गया, 2। और जब 2 HCF मिल गया तो वो एक सहभाज्य संख्या नहीं है, स्वभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यह हेंस प्रूफ क्लियर है। इसके बाद वाला भी सेम इसी तरीके से होगा। देखते हैं 7√5, 7√5, इसको अवरोधाभास से भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, 7√5। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 7√5 बराबर p/q। तो ये 7 इधर आ जाएगा, √5 बराबर p/q
7q, यहां से भी लिख सकता हूं, ये तो है परिमेय और ये है अपरिमेय, तो यहां पर क्या हो गया, अवरोधाभास। जब अवरोधाभास हुआ है कि परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। और यदि ये प्रॉब्लम हो रही है लिखने में तो आप √5 को सिद्ध करेंगे जैसे पहले को किया था, और 7 परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो वो अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही अवरोधाभास का ही है, कर सकते हैं हम नेक्स्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 6 + √2। देखिए बच्चों, 6 + √2 इसको भी अपरिमेय परिमेय माना, परिमेय है। जब ये परिमेय होगा तो 6 + √2 को भी क्या लिखोगे आप, p/q के रूप में, और √2 बराबर 6 उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब कंप्लीट नंबर ही माइनस में होगा, इसका pq एक सहभाज्य संख्या, ये सब जगह लिखना है। और ये क्या है, परिमेय, और ये अपरिमेय लिख देंगे हम हिंदी में जैसे पहले लिखा था, परिमेय और ये अपरिमेय है। और अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर हो ही नहीं सकती, बराबर नहीं हो सकती, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, और √2 अपरिमेय संख्या है तो 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या के अंदर किसी परिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया या गुणा या भाग किया जाता है तो वो अपरिमेय बन जाती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ विरोधाभास हुआ है, विरोधाभास या अवरोधाभास, अवरोधाभास लिखा था, यहाँ विरोधाभास भी लिख सकते हो आप, इसको विरोधा कर देना, विरोधाभास हुआ है। और जब विरोधाभास हुआ है तो परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है बच्चों, ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। और इसके बाद में हम इसी तरीके से कुछ दिन में चैप्टर 1 का कंप्लीट कर दिया है, तो ऐसे 14 तक मैं लेने वाला हूँ। क्लियर है बच्चों?